दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान की प्रमुख विशेषताएं एवं संविधान के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने केवल उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान की प्रमुख विशेषताएं एवं संविधान के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान की विशेषता क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है कठोर, लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भारत के संविधान की विशेषता अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भारतीय संविधान संशोधन के दृष्टि से अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, जो इसकी प्रमुख विशेषता है। संविधान के कुछ उपबंधों को संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है, जो उसे लचीला बनाते हैं, और संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ उपबंध ऐसे भी हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन या अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जो उसे कठोर बनाते हैं। इसलिए भारतीय संविधान कठोर और लचीले का अनोखा मिश्रण है। तो याद रखिएगा, भारत के संविधान की विशेषता है कि ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अगला प्रश्न है, देखिए, लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है। देखिए, सीमित और असीमित, परिभाषित और अपरिभाषित, विधिक और वास्तविक, या फिर संपूर्ण एवं व्यापक। तो सही उत्तर संपूर्ण एवं व्यापक, ऑप्शन डी। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र घोषित किया गया है और भारतीय संविधान में संपूर्ण संप्रभुता का प्राधिकार भारत के लोगों में निहित है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और अंत में कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये उद्घोषणा स्पष्ट करती है कि संविधान में जो लोक संप्रभुता है उसका क्षेत्र संपूर्ण और व्यापक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था के विषय में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। इसमें न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है, या सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। तो सही उत्तर राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। ये भारतीय संघीय व्यवस्था के विषय में सत्य कथन नहीं है। दोस्तों, शुद्ध संघीय व्यवस्था वाले देशों में प्रांतों का संघ में समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। जैसा कि अमेरिका में प्रत्येक राज्य से संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन यानी सीनेट के लिए 2 सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन भारत में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व न देकर उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। संसदात्मक शासन, मौलिक अधिकार, दोहरी नागरिकता, या फिर लिखित संविधान। तो सही उत्तर भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। दोस्तों, दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था,
संसदीय शासन प्रणाली, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति, सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एकीकृत न्याय प्रणाली आदि हैं। तो याद रखिएगा कि दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सही कथन को चुनें। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से केवल एक कथन सही है। वो कौन सा है? पहला है, अवशेष शक्तियाँ भारत में राज्यों के पास और अमेरिका में केंद्र के पास निहित होती हैं। गलत है। अमेरिका में 3 तरह की विधायी शक्तियाँ होती हैं, जबकि भारत में केवल एक प्रकार की शक्ति का निरूपण है। गलत है। भारत और अमेरिका दोनों में अवशेष शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। गलत हैं। अवशेष शक्तियाँ भारत में केंद्र के पास और अमेरिका में राज्यों के पास हैं। तो केवल ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न की आप व्याख्या देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गणना और अवशेष के सिद्धांत पर शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें केंद्र की शक्तियों का उल्लेख कर अन्य शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं। अगला प्रश्न है, किसने ये दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों है? ऑप्शन है के.सी. वियर, आर्य सरकारिया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या जेनिंग्स। तो सही उत्तर सर आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, जेनिंग्स की रचना है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं। इसमें उसने भारतीय संविधान को संघात्मक माना है, लेकिन इसमें तीव्र केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को स्वीकार किया है। के.सी. वियर ने दोस्तों भारतीय संविधान को अर्धसंघी यानी क्वासी फेडरल कहा है, जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे परिसंघात्मक संविधान कहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान समय और परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों है, ये जेनिंग्स का कथन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है, संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्गठन या पुनर्वितरण कर सकती है, या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। केंद्रमुखी का तात्पर्य संविधान के ऐसे प्रावधान जो राज्यों की अपेक्षा संघ को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। तो इसमें सभी विकल्प आपके सही हैं, क्योंकि भारत में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत आपातकाल में संघ अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 में संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकेगी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है, आपको बताना है। प्रस्तावना में, भाग 3 में, कहीं भी वर्णित नहीं है, या अनुच्छेद 368 में। तो ये कहाँ पर है आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ पर वर्णित है। तो याद रखिएगा, कहीं भी वर्णित नहीं है, ऑप्शन सी। भारत के संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संघ को स्पष्ट करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस प्रकार भारतीय संविधान में संघ के लिए अंग्रेजी शब्द यूनियन का प्रयोग किया गया है, जो कि कनाडा की संघीय व्यवस्था से मेल खाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि अमेरिका के संविधान में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि भारत के संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सही उत्तर, भारत के संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन या परम संघ किसने कहा है? C.H. एलेक्जेंड्रोविच, M.P. शर्मा, के संथानम या A.C. बनर्जी ने? तो सही उत्तर के संथानम, ऑप्शन सी। योजना आयोग की व्यापक शक्तियों के विस्तार को देखते हुए
के संथानम ने भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन या परम संघ कहा है। तो याद रखिएगा, भारतीय संघ को परम संघ की संज्ञा के संथानम ने दिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता कौन सी है, आपको बताना है। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, कूट की सहायता से आपको बताना है। देखिए, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और लिखित संविधान। तो भारतीय संघीय प्रणाली में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो भारतीय संघीय प्रणाली में शक्तियों का बंटवारा यानी केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका और लिखित संविधान है। शक्तियों का पृथक्करण जो है भारत में नहीं, न तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। तो 1, 3, 5 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिए। दोस्तों, संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं भारतीय संघीय प्रणाली में पाई जाती हैं। केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में सर्वोच्च और अधीनस्थ न्यायालय, एक व्यापक लिखित संविधान, शक्तियों के पृथक्करण और प्रधानमंत्री के नेतृत्व, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत अध्यक्षात्मक और प्रधानमंत्री का नेतृत्व संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, न कि संघात्मक शासन प्रणाली की। अगला प्रश्न है, किस एक को अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, व्यक्तिवाद या श्रमिक संघवाद को? तो सही उत्तर व्यक्तिवाद, ऑप्शन सी। व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म को अहस्तक्षेप यानी लेसेस फेयर का सिद्धांत कहा जाता है। व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती, इसलिए इसे अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहते हैं। अहस्तक्षेप से तात्पर्य है कि व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ दो, यानी अहस्तक्षेप का सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्ति के कार्यों में राज्य को किसी भी प्रकार की दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होगा, यानी व्यक्ति के कार्यों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो वो अपना स्वतंत्र रूप से विकास कर सकता है। तो व्यक्तिवाद को अहस्तक्षेप के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। दोस्तों, ये भारतीय संविधान में संघीय विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान में जो संघात्मक संविधान के लक्षण हैं, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की अपरिवर्तनशीलता और लिखित संविधान प्रमुख है। इसके साथ इसमें एकात्मक संविधान की जो विशेषताएं हैं, उसमें एकल नागरिकता, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसलिए राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं बल्कि एकात्मक विशेषता है। और इसी कारण के.सी. वियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय या क्वासी फेडरल का संविधान कहा था। तो याद रखिएगा, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति भारतीय संविधान में संघीय विशेषता के अंतर्गत शामिल नहीं है और के.सी. वियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो उत्तर है, भारत में जो शासक है वो वंशानुगत नहीं है, बल्कि ये जो है भारत में जो गणतंत्र का अर्थ है कि भारत में जो राज्याध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है और भारत का राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है और भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि यानी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है, किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में शामिल किया गया है? संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, दोनों संघीय और एकात्मक व्यवस्था या परिसंघ व्यवस्था की विशेषताएं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, संघीय और एकात्मक दोनों व्यवस्था की विशेषताएं। संविधान विशेषज्ञ डी.डी. बसु ने भारतीय संविधान को संघात्मक और एकात्मक विशेषताओं से युक्त बताया है।
सामान्यतः संघात्मक व्यवस्था प्रचलन में बनी रहेगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों और राष्ट्रीय हित के प्रश्न पर भारतीय संविधान एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत है एक संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, राज्यों का संघ या अर्धसंघीय राज्य। तो आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि ये राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी कारण भारतीय संघीय व्यवस्था में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये जेनिंग्स का कथन है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये कथन जेनिंग्स का है। और जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान की विशालता उसका बहुत बड़ा दुर्गुण है, जो भ्रम और झगड़ों को उत्पन्न करता है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग यानी लायर्स पैराडाइज है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्धसंघ है, ये किसने कहा है? आपको बताना है। डॉक्टर अंबेडकर, दुर्गादास बसु, के.सी. वीयर या जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर ऑप्शन सी के.सी. वीयर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। के.सी. वीयर के अनुसार भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्धसंघ है। उनके अनुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। और प्रोफेसर वीयर के अनुसार परिसंघीय सिद्धांत के अंतर्गत संघ और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन होता है। इस प्रकार परिसंघीय सिद्धांत का सार है स्वतंत्रता और समन्वयकारिता। भारतीय संविधान के संबंध में निष्कर्षतः ये मानना उचित होगा कि यह एक एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। अगला प्रश्न है, एक कठोर संविधान वह है। एक कठोर संविधान वह है। ऑप्शन है जिसे संशोधित न किया जा सके, जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके, या इनमें से कोई नहीं। तो कठोर संविधान वो होता है जिसे सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। संविधान को संशोधन की दृष्टि से कठोर और लचीला 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। कठोर संविधान उसे कहते हैं जिसमें संशोधन की प्रक्रिया सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया से अलग होती है। अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान का उदाहरण है, जबकि ब्रिटिश संविधान लचीला संविधान का उदाहरण है। ब्रिटिश संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और विधि निर्माण की प्रक्रिया दोनों एक ही है। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का समन्वय है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकाला है। ये कथन किसका है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन दुर्गादास बसु का है, डी बसु। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान में ब्रिटिश और अमेरिकी पद्धति के बीच का मार्ग अपनाया गया है। संविधान निर्माता ब्रिटेन की संसद की संप्रभुता के आदर्श से प्रभावित थे, उसे अपनाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था, लिखित और कठोर संविधान, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था को भी अपनाना चाहते थे। देख लीजिए, तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य का मार्ग अपनाया गया है। ये कथन संविधान विशेषज्ञ दुर्गादास बसु का है। एन पालकीवाला का कहना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद की शक्तियाँ मर्यादित हैं। संसद न तो बुनियादी नागरिक स्वतंत्रताओं का हरण कर सकती है, न ही संविधान के अनिवार्य तथा अस्थायी तत्वों को संशोधित कर सकती है। डॉक्टर सुभाष कश्यप, भारत में सार्वभौम संप्रभुता केवल जनता में निहित है, संसद के अधिकार संविधान निर्दिष्ट मात्र हैं। अगला प्रश्न है, एक संसदात्मक सरकार में। तो आप जानते हैं संसदात्मक सरकार की विशेषता क्या है? तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। अगला प्रश्न है, संसदात्मक सरकार की कौन सी विशेषता नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है नाम मात्र का अध्यक्ष, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध और कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो अन्य सभी विशेषताएं तो संसदीय सरकार की हैं, लेकिन कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल ये संसदात्मक सरकार की विशेषता नहीं है, क्योंकि संसदात्मक शासन वो शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है और इस शासन में कानूनी रूप से मुख्य कार्यपालक केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। और आप जान लीजिए, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो है और व्यवस्थापिका एक दूसरे से अलग न होकर परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कार्यक्षेत्र अलग अलग निर्धारित रहता है। संविधान की विशेषताओं के बाद आइए संविधान के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं और प्रायः भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया था। ऑप्शन है 1935 के भारत शासन अधिनियम से, अमेरिका के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के। तो सही उत्तर है, संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्राप्त किया था। अब जान लीजिए कि संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्राप्त किया था और संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 में केंद्र को राज्यों को निर्देश देने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था में शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां कहां से ली गई हैं। तो 3 सूचियां जो हैं शक्ति विभाजन की भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई हैं, क्योंकि भारत की संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और प्रांतों के बीच जो शक्तियों का विभाजन संबंधी तत्व है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। शक्ति विभाजन संबंधी 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों का वर्णन हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 में है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत हैं किस देश के प्रतिरूप पर। तो भारत में राष्ट्रपति जो हैं राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत हैं। ये व्यवस्था कनाडा के संविधान या कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में राज्यपाल को नियुक्त करने का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा का संविधान केंद्र और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान करता है। केंद्र द्वारा भारत में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह एक मौलिक संविधान है। कौन सा सही है। यह एक मौलिक संविधान है, सही नहीं है। यह विकास का परिणाम है, ये भी सही नहीं है। यह एक उधार का झोला है, यह एक अनोखा संविधान है। तो दोस्तों, अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य एक व्यवहारिक और अच्छा संविधान बनाना था, इसलिए उन्होंने दुनिया भर के प्रमुख सफल संविधानों का गहन अध्ययन किया और स्वीकार्य तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया। फलस्वरूप भारतीय संविधान विभिन्न संविधानों का मिश्रण हो गया है और भारतीय संविधान सभा के सदस्य और समाजशास्त्री के.टी. शाह ने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां निहित किए जाने में किसके नमूने को अपनाया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई हैं।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान के संघीय ढांचे में अनेक लक्षण कनाडा के संघीय ढांचे से मेल खाते हैं, जैसे शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहना, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को सुरक्षित रखना और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये सभी विचार जो है कनाडा के संविधान से गृहीत हैं। अगला है, भारत के समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में जो समवर्ती सूची का विचार है वहीं से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होता है। इसे 7वीं अनुसूची में तीसरी सूची के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये अमेरिका के संविधान से और संघात्मक स्वरूप कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन देखते हैं। 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया। तो उत्तर है आयरलैंड के संविधान से, याद रखिएगा। आयरलैंड के संविधान से जो है भारतीय नीति निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा किस संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड या फ्रांस से। तो सही उत्तर कनाडा से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 सबसेक्शन 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है और कनाडा के संविधान के आधार पर ही भारतीय संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि अमेरिका के संविधान में शब्द के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है। तो सही उत्तर कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज ये वाक्यांश अमेरिका के संविधान से उद्धृत है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है संघ व्यवस्था से जो पाई जाती है कनाडा में, अमेरिका में, नाइजीरिया में या ऑस्ट्रेलिया में। तो सही उत्तर कनाडा में। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। आप देख लीजिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग जो है ये मूल अधिकार, न्यायपूर्ण अवलोकन, कानून का समान संरक्षण और उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना संबंधी प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची और प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है और 7वीं अनुसूची की सूचियां केंद्र राज्य संबंध, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का प्रावधान, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, पद अवधि, ये सभी कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान की प्रमुख विशेषताएं और संविधान के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।